हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं सुरेंद्र मीणा ऑनलाइन क्लास में एलएलबी थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। आज का टॉपिक इंडिजेंट पर्सन। निर्धन व्यक्ति कौन है। निर्धन व्यक्ति कौन है, कैसे वाद संस्थित करता है और कैसे न्यायालय फीस अदा करता। तो हर व्यक्ति, गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी व्यक्ति बात करने से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसीलिए सीपीसी में ये व्यवस्था की गई है कि निर्धन व्यक्ति वाद कैसे संस्थित कर सकता है। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य का यह प्रयास हो कि कोई भी व्यक्ति केवल निर्धनता के कारण न्याय से वंचित न रहे। अतः यदि समाज में किसी निर्धन व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वहाँ ऐसे व्यक्ति के साथ अन्याय न हो, इसलिए संहिता के आदेश 33 में निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद दाखिल करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। निर्धन व्यक्ति कौन है। नियम 1 में निर्धन व्यक्ति की डेफिनेशन दी गई है। आदेश 33 के नियम 1 में यह बताया गया है कि निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद संस्थित किया जा सकता है। इसके अलावा नियम 1 में 3 स्पष्टीकरण भी बताए गए हैं जो निर्धन व्यक्ति के बारे में निम्नलिखित बातें बताते हैं। स्पष्टीकरण 1 में यह बताया गया है कि निर्धन व्यक्ति कौन होता है। अतः इस स्पष्टीकरण के अनुसार निर्धन व्यक्ति का अर्थ है जिसके पास किसी डिग्री के निष्पादन में कुर्की से मुक्त संपत्ति तथा वादग्रस्त संपत्ति को छोड़कर किसी वाद को संस्थित करने हेतु विधि द्वारा विहित न्यायालय शुल्क यानी कि कोर्ट फीस का संदाय करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वो निर्धन व्यक्ति है। दूसरी बात क्या है, जहाँ किसी वाद को संस्थित करने हेतु विधि द्वारा कोई न्यायालय फीस विहित नहीं की गई है, वहाँ ऐसा व्यक्ति जिसके पास डिग्री के निष्पादन में कुर्की से मुक्त संपत्ति तथा वादग्रस्त संपत्ति को छोड़कर 1000 रुपये से अधिक मूल्य की प्रॉपर्टी नहीं है, वो व्यक्ति निर्धन है। अब बात आती है डिग्री के निष्पादन में कुर्की से मुक्त संपत्ति किसे कहेंगे। ऐसी संपत्ति जिसको डिग्री के निष्पादन में कुर्क नहीं किया जा सकता, डिग्री के निष्पादन में कुर्की से मुक्त संपत्ति कहलाती है। जैसे मुक्त संपत्ति कौन कौन सी होंगी कुर्की से, जैसे स्त्री के गहने जिन्हें वह धार्मिक रूप से पहनती है। दूसरा, कृषक के कृषि के औजार, लेकिन इसमें ट्रैक्टर सम्मिलित नहीं है, ये आपकी मुक्त संपत्ति होगी। स्पष्टीकरण दूसरा क्या कहता है, इस स्पष्टीकरण के अनुसार जहाँ कोई व्यक्ति निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद संस्थित करने के लिए आवेदन करता है, वहाँ सर्वप्रथम इस बात का निर्धारण किया जाएगा कि वह व्यक्ति निर्धन है अथवा नहीं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि निर्धन व्यक्ति के साधनों की जांच की जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि आदेश 33 के नियम 1A में यह बताया गया है कि निर्धन व्यक्ति के साधनों की जांच न्यायालय का मुख्य अनुसचिवी अधिकारी करेगा तथा न्यायालय को इस बात की रिपोर्ट देगा। अब आता है नियम 1 का स्पष्टीकरण 3। इसके अनुसार जहां कोई प्रतिनिधि वाद संस्थित किया जाता है, अर्थात जहां वादी प्रतिनिधि की हैसियत से प्रतिनिधि की हैसियत में वाद लाता है, वहां निर्धनता का निर्धारण करने के लिए उसकी प्रातिनिधिक हैसियत को देखा जाएगा, न कि उसकी व्यक्तिगत हैसियत को। अब आता है वाद संस्थित करने की प्रक्रिया।
वाद कैसे सस्थित किया जाए। जहाँ कोई व्यक्ति निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद सस्थित करना चाहता है, वहाँ ऐसा व्यक्ति निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद सस्थित करने के लिए न्यायालय से अनुमति प्राप्त करेगा। न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के लिए ऐसा व्यक्ति न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश करेगा, जिसके बारे में ऑर्डर 33 नियम 2 में बताया गया है। नियम 2, आवेदन की विषय वस्तु। क्या क्या होगा आवेदन में? नंबर 1, वाद पत्र से संबंधित विशिष्टियाँ होंगी। नंबर 2, जंगम स्थावर संपत्ति का मूल्यांकन सहित वर्णन होगा। तीसरा, ऐसा आवेदन निर्धन व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किया जाएगा। तो ये 3 बातें होंगी आवेदन में, विषय वस्तु में। नियम 3 आता है आवेदन का पेश किया जाना। नियम 3 के अनुसार ऐसा आवेदन स्वयं आवेदक द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, परंतु न्यायालय आवेदक को व्यक्तिगत उपसंजाति से छूट भी प्रदान कर सकती है। अतः ऐसी दशा में आवेदन प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा पेश किया जाएगा। ठीक। नियम 4 क्या कहता है? आवेदक की परीक्षा। न्यायालय यदि चाहे तो आवेदक की या अभिकर्ता की परीक्षा कर सकता है। न्यायालय दावे के गुणागुण एवं आवेदक की संपत्ति के बारे में ऐसी परीक्षा कर सकता है। नियम 5 क्या है? नियम 5 है आवेदन का नामंजूर किया जाना। न्यायालय कब आवेदन नामंजूर कर सकती है और कब मंजूर कर सकती है। आवेदक की परीक्षा के दौरान निम्नलिखित बातों का पता चलने पर न्यायालय नियम 5 के अधीन आवेदन को नामंजूर कर सकता है। नंबर 1, आवेदन की विरचना सही तरीके से नहीं की गई है, अर्थात नियम 2 एवं नियम 3 के अनुसार नहीं की गई है। नंबर 2, आवेदक निर्धन व्यक्ति नहीं है। नंबर 3, आवेदक ने आवेदन से 2 माह पूर्व अपनी संपत्ति का कपटपूर्वक व्ययन कर दिया है, ताकि यह निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद ला सके। नंबर 4, आवेदक के कथनों से वाद हेतु दर्शित नहीं होता है। नंबर 5, वाद विधि द्वारा वर्जित है। नंबर 6, आवेदक ने किसी अन्य व्यक्ति से वित्त पोषण प्राप्त कर लिया है। तो ये 6 बातें हैं जो आवेदन को नामंजूर, यदि इनमें से कोई भी एक बात का सहारा लेकर वाद सस्थित किया जाता है तो न्यायालय वाद नामंजूर कर दे। नियम 6, आवेदक की निर्धनता के बारे में साक्ष्य पेश करने की सूचना। जहां न्यायालय द्वारा नियम 5 के अधीन आवेदन को नामंजूर नहीं किया जाता है, वहां न्यायालय विपक्षी को कम से कम 10 दिन पूर्व की सूचना देगा कि वह इस बात का साक्ष्य पेश करे कि आवेदक निर्धन व्यक्ति नहीं है। नियम 7, सुनवाई में प्रक्रिया। सुनवाई में प्रक्रिया क्या रहेगी? इस नियम के अनुसार न्यायालय आवेदक या अभिकर्ता द्वारा विरोधी पक्षकार को एवं उनके द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों की परीक्षा करेगा तथा इसके बाद ही आवेदन को मंजूर या नामंजूर करेगा। नोट करने वाली बात यह है कि जहां आवेदन नियम 5 और नियम 7 के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है, वहां नियम 15 या नियम 15A में इसका उपचार बताया गया। नियम 8 क्या कहता है? आवेदन ग्रहण किए जाने पर प्रक्रिया। आवेदन न्यायालय ने ग्रहण कर लिया है, तब प्रक्रिया न्यायालय की क्या होगी? जहां आवेदन को नियम 7 के अधीन मंजूर कर लिया जाता है, वहां उसे संख्यांकित एवं पंजीकृत किया जाएगा तथा उसे वाद पत्र समझा जाएगा। परंतु वादी यानी कि निर्धन व्यक्ति न्यायालय फीस आदेशिका की तामील के लिए देय फीस देने का दायी नहीं होगा। न्यायालय फीस और आवेदन की आदेशिका की तामील के लिए कोई फीस देय नहीं होगी। नियम 9, निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा का प्रत्याहरण। आज्ञा का यानी अनुमति न देना, वापस लेना। इस नियम के अनुसार निम्नलिखित दशाओं में न्यायालय प्रतिवादी या सरकारी प्लीडर के आवेदन पर
वादी को 7 दिन की लिखित सूचना देने के बाद निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा का प्रत्याहरण कर सकता है। नंबर 1, यदि वादी वाद के दौरान तंग करने वाले या अनुचित आचरण का दोषी है, यदि वादी निर्धन व्यक्ति नहीं रहा है, यदि वादी ने अन्य व्यक्ति से करार कर लिया है, तो इन 3 बातें अगर हैं तो अनुज्ञा जो अनुमति दी है वाद संस्थित करने की, उसको वापस ले सकता है। अब आता है न्यायालय शुल्क की वसूली कैसे होगी। जहां निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद संस्थित किया गया है, वहां सामान्य नियम यह है कि वाद का निपटारा हो जाने पर न्यायालय शुल्क की वसूली की जाएगी। इस संबंध में ऑर्डर 33 के नियम 10 से 12 तक में निम्नलिखित बातें बताई गई। नियम 10 क्या कहता है? जहां निर्धन व्यक्ति सफल हो जाता है वहां खर्चे। इस नियम के अनुसार जहां निर्धन व्यक्ति बाद में सफल हो जाता है वहां न्यायालय फीस की संगणना करेगा। न्यायालय फीस की वसूली राज्य सरकार द्वारा उस पक्षकार से की जाएगी जो डिग्री द्वारा आदिष्ट है तथा ऐसी रकम वाद की विषय वस्तु पर प्रथम बार होगी। नियम 11, जहां निर्धन व्यक्ति असफल हो जाता है वहां प्रक्रिया क्या होगी। इस नियम के अनुसार जहां निर्धन व्यक्ति बाद में असफल हो जाता है या जहां नियम 9 के अधीन वाद लाने की अनुज्ञा का प्रत्याहरण कर लिया जाता है या जहां वाद खारिज कर दिया जाता है, तो वहां न्यायालय वादी को आदेश देगा कि वह न्यायालय फीस का संदाय करे। नियम 11(1) वाद के उपशमन पर प्रक्रिया क्या होगी। इस नियम के अनुसार जहां निर्धन व्यक्ति की मृत्यु के कारण वाद का उपशमन हो जाता है वहां न्यायालय शुल्क की वसूली राज्य सरकार द्वारा निर्धन व्यक्ति की संपत्ति में से की जाएगी। नियम 12, राज्य सरकार द्वारा आवेदन। इस नियम के अनुसार राज्य सरकार किसी भी समय न्यायालय में आवेदन कर सकती है कि वह नियम 10, 11 या 11(a) के अधीन न्यायालय फीस के संदाय का आदेश दे। यानी कि सरकार न्याय फीस लेने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकती है। थैंक यू। आज के लिए इतना, धन्यवाद।